द्वादश के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्रास कोष पद्धति या सिंकिंग फंड पद्धति। इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि पुरानी संपत्ति अगर बेकार हो जाए तो नई संपत्ति खरीदने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। लेकिन इससे पहले की जो भी विधियां आपने पढ़ी, चाहे वो स्थायी प्रभाग पद्धति हो, क्रमागत शेष पद्धति हो या वार्षिकी पद्धति हो, इन तीनों में एक समस्या है कि इसमें नई संपत्ति के रिप्लेसमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो दूसरी एन्युटी यानी कि वार्षिक वृत्ति पद्धति है, उसके अंतर्गत आपने देखा कि ब्याज फैक्टर को यानी कि ब्याज तत्व को शामिल कर लिया गया, जो कि पहली दो विधियों में नहीं किया गया था। लेकिन फिर भी धन की व्यवस्था नई संपत्ति को खरीदने के लिए वहाँ पर भी नहीं थी। ह्रास की राशि प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में दिखा दी जाती है। नई संपत्ति खरीदने पर व्यवसाय की कार्यशील पूंजी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल यानी कि नकदी की व्यवस्था। अगर आप जो भी धन व्यवसाय में है, लाभ और हानि में आपने डिप्रिसिएशन दिखा दी, लेकिन व्यवसाय में एक वर्किंग कैपिटल होती है। अगर आप उस वर्किंग कैपिटल से नई संपत्ति खरीद लेंगे तो आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की कमी हो सकती है, यानी कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ह्रास कोष पद्धति दरअसल इस कठिनाई को दूर कर देती है। पुरानी संपत्ति का क्रियात्मक जीवन जो है समाप्त होने पर उसके स्थान पर नई संपत्ति क्रय करने की व्यवस्था बड़े आराम से सिंकिंग फंड मेथड में हो जाती है। कैसे? देखिए, प्रतिवर्ष लाभान खाते से एक निश्चित राशि ह्रास कोष खाते में जमा कर दी जाती है और राशि को व्यवसाय के बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इस राशि को ऐसी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है जिन्हें आसानी से बेचा जा सके। ऐसे विनियोग पर प्रतिवर्ष आपको ब्याज भी मिलता रहता है। जब पुरानी संपत्ति बेकार हो जाती है तो इन विनियोगों को बेच दिया जाता है और जो राशि प्राप्त होती है उससे नई संपत्ति खरीद ली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में बगैर वर्किंग कैपिटल, बगैर नकदी की समस्या क्रिएट किए, यानी वर्किंग कैपिटल को इन्वर्सली अफेक्ट किए नई संपत्ति को खरीदने की व्यवस्था करती है ये पद्धति। इसीलिए इसको ह्रास कोष पद्धति बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कोष आप बनाते हैं और उसका पैसा आप कहीं पे जमा करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं फंड क्या होता है। फंड का मतलब ही होता है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कोई संचिति बना ली है और जैसे ही उस संचिति को अगर आप कहीं विनियोग कर देते हैं तो उस संचित को हम संचित ना बोल करके कोष बोलना शुरू कर देते हैं, फंड बोलना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए इसका नाम सिंकिंग फंड मेथड है। तो चलिए, आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। हाँ, इतना समझ लीजिएगा कि इस पद्धति में चूँकि आप एक कोष बनाते हैं, हर वर्ष प्रॉफिट एंड लॉस से एक धनराशि निकाल के रखते हैं, इसलिए आप संपत्ति खाते में से ये जो डिप्रिसिएशन की राशि इसे घटाते नहीं हैं। ठीक है, संपत्ति जो है वो लागत मूल्य पर ही नज़र आती है। प्रतिवर्ष जितनी भी राशि लाभ हानि खाते में दिखाई जाती है उसके डेबिट पक्ष में, नाम में यानी डेबिट पक्ष में, तो उसे शोधन कोष तालिका की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ये जो शोधन कोष तालिका है ये वही जैसे वार्षिकी वृत्ति पद्धति के अंतर्गत आपने वार्षिकी को जाना था, वैसे ही यहाँ पर एक सारणी है। अच्छा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कल की पीडीएफ में आपको वार्षिकी पद्धति का थ्योरी डिस्कस नहीं हो सका था, वो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। एक बार पहले इसे हम इसकी देख लें। सिंकिंग फंड सारणी जो है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपको 1 रुपया प्राप्त करना है, देखिए वार्षिकी पद्धति में ये था कि अगर आपको 1 रुपया अगर अपलिखित करना हो, ठीक है, तो प्रतिवर्ष कितना अपलिखित करोगे। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है। यहाँ 1 रुपया अगर आपको प्राप्त करना है, यानी कि 1 रुपये की आपको लगता है कि संपत्ति खरीदनी पड़ेगी, तो अगर 1 रुपया आप, तो देखिए यहाँ पर एक ये टेबल है जिसे सिंकिंग फंड सारणी यानी सिंकिंग फंड टेबल कहा जाता है। इसमें ये कहा गया है कि 1 रुपया प्राप्त करने के लिए आपको कितने परसेंट से कितने वर्ष के लिए, अगर आप कितने वर्ष बाद आपको चाहिए तो उसमें कितना जमा करना पड़ेगा। अगर आप 3 वर्ष बाद 1 रुपया चाहते हैं और 3% अगर आपको डिप्रिसिएशन लगानी है तो उसके लिए आपको 0.323530 ये प्रति वर्ष जो है ह्रास के लिए रिजर्व करना होगा और उसे इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3% ब्याज की दर है बेसिकली। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 15 वर्ष बाद 1 रुपया चाहिए,
ठीक है। तो आपको मात्र 0.0536, यानी कि ये लगभग 5 पैसा है। अगर 15 साल बाद अगर आप जमा कर रहे हैं तो केवल 5 पैसे आपको प्रति वर्ष जमा करना होगा 3% की रेट से। और अगर ये 5% है तो आपको और कम करना है। अगर ब्याज की दर ज़्यादा है तो आप देखिए कि यहाँ पर 0.05 था, यहाँ 0.04 ही जमा करना है। तो ये एक टेबल है, आपको यहाँ से सूचनाएं मिल जाती हैं। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के तौर पे आपको ये क्वेश्चन में पहले से ही कहा गया होगा, जैसे कि आपने एनुटी वाले सवालों में देखा था। उदाहरण नंबर 9 है कि 1 जनवरी 2012 को नानक फर्म ने 30,000 मूल्य की एक संपत्ति 5 वर्ष के पट्टे पर क्रय की थी और पट्टे को ह्रास कोष द्वारा बदलने का निश्चय किया गया था। बदलना मतलब 5 वर्ष बाद आपको फिर से वही संपत्ति पट्टे पर लेनी पड़ सकती है। तो वो 5% ब्याज पर आपने उसे विनियोजित किया था। तो अगर आप सारणी ए और बी को प्रयोग में लाएं तो आप क्या पाएंगे, जरा सा देखिए। सारणी ए जो है और बी दोनों का मतलब सेम है, बस खाली यहाँ पर इसे इस रूप में रखा गया है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि 1 रुपया प्राप्त करने के लिए आपको कितने पैसे प्रति ईयर, प्रति साल आपको जमा करना है, प्रति वर्ष जमा करना है। और सरणी भी ये कहती है कि अगर आपको 1 रुपया किस्त रखनी है, ठीक है, तो 3 वर्ष में 3% की दर से आपको कितना रुपया मिल जाएगा। 20 वर्ष में 3% की दर से आपको 26 रुपये कुछ मिल जाएंगे। अगर 5% की रेट हो तो आपको 5 वर्ष का आपका केस है ना, चलो ये वाला केस देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि सारणी ए और बी का प्रयोग किया जा सकता है। तो चलो सारणी ए का अगर प्रयोग करेंगे तो कैसे जानेंगे। सारणी ए का प्रयोग करने के लिए आपको ये देखना है कि आपको 30,000 रुपये मूल्य की संपत्ति आपकी है, 5 वर्ष है और 5% है। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि 30,000 पहले तो 5 वर्ष में चलेंगे, सारणी ए में जाएं, 5 वर्ष यहाँ है और रेट क्या थी, रेट देख लेते हैं। क्वेश्चन में रेट थी 5% ही थी। ओके, तो हमने देखा कि 5% और 5 साल के लिए जो यहाँ पर रेट है वो है 0.180975। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो मूल्य है संपत्ति का वो कितना है, वो है 30,000। तो देखिए 1 रुपये प्राप्त करने के लिए आप कैसे लिखेंगे, सारणी ए का प्रयोग किया जा रहा है। तो ₹1 प्राप्त करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी है, 0.180975। तो ₹30,000 प्राप्त करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी, 0.180975 गुणे 30,000। 30,000 क्यों, क्योंकि संपत्ति का मूल्य इतना है। यानी कि आपको हर साल केवल 5,429.25 रुपये डिप्रिसिएशन के निकालने हैं। अगर आप सारणी बी का प्रयोग करें तो बी में ये कहा गया है कि यही आप रेट अप्लाई करें। बी में आप अगर देखें सारणी बी में तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर 5 वर्ष के लिए 5% की दर से ये है कि आपको अगर 1 रुपया आप सालाना जमा करेंगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि 5.52563 चाहने के लिए आपको जमा कितना करना है, 1 रुपया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन बताई गई कि 5.5263 प्राप्त करने के लिए आपको वार्षिक किस्त देनी है 1 रुपया। तो 30,000 प्राप्त करने के लिए कितना देना पड़ेगा, यही कि 1/5.5 गुणे 30,000। ये 1 इधर वाला ये इधर नीचे आएगा, तो 1/5.5263 ये 1 रुपया प्राप्त करने के लिए होगा। और 30,000 प्राप्त करने के लिए ये देखिए यही बना है जो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, 30,000 बटे 5,000। तो मैंने यही लिखा है। ये ऐसे है कि 5.5263 प्राप्त करने के लिए 1 रुपया, अगर 1 रुपया प्राप्त करना हो तो 1/5.5263, और अगर 30,000 प्राप्त करना है तो इंटू 30,000। तो ऐसे करने के बाद 5,429.25 ही आएगा। आंसर दोनों मेथड से एक ही आएगा, चाहे आप टेबल ए प्रयोग करें चाहे टेबल बी प्रयोग करें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। इसके माध्यम से आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि प्रतिवर्ष कितना आपको डिप्रिसिएशन लगाना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपने ये जाना है कि डिप्रिसिएशन की राशि कैसे निकालते हैं, उदाहरण नंबर 9 के माध्यम से। अभी इस पद्धति के गुण या दोष क्या हैं। गुणों में यह विधि सरल है, प्रतिस्थापन के लिए धन की व्यवस्था कर देती है, संस्था पर कोई वित्तीय भार नहीं आता, उसकी वर्किंग कैपिटल को यह विधि बिल्कुल भी प्रतिकूल ढंग से प्रभावित नहीं होने देती है। यह पद्धति जो मूल्यवान यानी महंगी और क्षयी संपत्तियाँ मतलब जो नष्ट होने वाली संपत्तियाँ हैं, 5 साल के बाद बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी, जैसे कि कोई पट्टा है,
कोई तेल के कुएं हैं या कोई खादान है, खान वगैरह कह सकते हैं, तो ये उन पर लागू होती है। इसके दोष क्या हैं? इसे लेखा करने में कठिनाई होती है, तुलनात्मक रूप से ये कठिन है। सही लाभ जानना कठिन है। इस पद्धति के अंतर्गत लाभ हानि खाते में ह्रास की राशि आप प्रतिवर्ष दिखाते ही नहीं है। तो अच्छा, ये प्रतिवर्ष समान रहती है और आप जानते हैं कि अंतिम वर्षों में आप उस संपत्ति से उतना उपयोग नहीं कर रहे होंगे। हानि की संभावना इस पद्धति में, यदि विनियोग का बाजार मूल्य गिर जाए तो हानि की भी संभावना है। आप चाहे कितना भी सिक्योर जगह पे लगा लें, लेकिन बाजार में एक रिस्क तो रहता ही है ना। और विनियोग में कठिनाई इस पद्धति के अंतर्गत कभी कभी ह्रास और ब्याज की रकम अच्छी प्रतिभूतियों में निवेश करने में ही कठिनाई होती है। तो ये विधि इतने सारे गुणों और दोषों के बावजूद कहाँ उपयुक्त है? बहुमूल्य मशीनों में, यंत्रों में और मूल्यवान पट्टों में, लीज पर जो संपत्तियां ली जाती हैं उन पर, उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इससे पहले की जो आपने एन्युटी मेथड पढ़ा था उसमें भी आपने यही जाना था कि लीज वगैरह के लिए वो अच्छी होती है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है कि वह धन की व्यवस्था नहीं करती है लीज के रिन्यूअल के लिए, और ह्रास कोष पद्धति धन की व्यवस्था भी कर देती है। इसमें अगर आप जनरल लेखे की बात करें तो सबसे पहले जब आप डिप्रिसिएशन की राशि प्रॉफिट एंड लॉस से निकालेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी स्टेटमेंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ओके, for depreciation amount charged to profit and loss statement। then इसे जब आप इन्वेस्ट करेंगे कहीं तो डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट, है ना, ये इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री हो गई। दूसरे साल आपको क्या होगा? ब्याज मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट। जब आपको विनियोगों पर ब्याज मिलेगा तो पैसा आएगा ना, और इसे आप दिखाएंगे कहाँ? डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट में। इससे क्या होगा? ब्याज की रकम से डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसी में इन्वेस्ट होना है बेसिकली। फिर उसके बाद में आप इस साल की ह्रास की व्यवस्था करेंगे तो डिप्रिसिएशन फंड को क्रेडिट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डेबिट किया जाएगा, और फाइनली जिससे डिप्रिसिएशन फंड इंटरेस्ट की रकम से यहाँ क्रेडिट हुआ है और इस साल की डिप्रिसिएशन की जो किस्त है उससे क्रेडिट हुआ है, इन दोनों को आप डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट में जमा करेंगे। और डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन इस साल की और इस साल का जो इंटरेस्ट है वो जाएगा, ठीक है। ह्रास और ब्याज की रकम विनियोजित की गई, और संपत्ति का जो अंतिम काल होगा, इस अंतिम काल में आप डिप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करोगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। संपत्ति तथा ह्रास कोष को बंद करने पर डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट अकाउंट, जितने से भी डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट अब तक क्रेडिट हुआ होगा उतने को आप डेबिट करेंगे और ओल्ड एसेट को यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। ऐसा करने पर आप ये पाएंगे कि कभी कभी ऐसा होगा कि डिप्रिसिएशन फंड जो होगा वो ज़्यादा हो चुका था, तो अगर ज़्यादा हो चुका होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी उसकी धनराशि होगी वो डेबिट होने से यहाँ कम रह जाएगा, तो बाकी को डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और अदरवाइज क्या होगा? डिप्रिसिएशन मतलब डिप्रिसिएशन फंड की राशि ऐसा मान लीजिए कि बची ही रहेगी ना, इट्स अ फंड, इट्स अ काइंड ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व को तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखाना ही है ना। तो ह्रास कोष के शेष को आप कहाँ दिखाएंगे? लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आई होगी मुझे लगता है, ओके। तो डिप्रिसिएशन फंड में आप ट्रांसफ़र की एंट्री ये करते हैं, डिप्रिसिएशन ह्रास कोष को बंद करने की ये एंट्री करेंगे। ये वही एंट्री है जो इससे पहले आपने की हुई है, वो कोई नई एंट्री नहीं है। लाभ हानि खाते से ह्रास की व्यवस्था करने पर और लाभ हानि खाते के शेष को भी लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। आप ये तो समझते ही होंगे कि डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट का जो शेष होता है वो कैसा होता है, वो अपने आप में क्रेडिट होता है, लेकिन अगर इज़ देयर एनी लॉस तो उसको इस तरह से और व्यवस्था कर ली जाएगी डिप्रिसिएशन फंड की शॉर्टेज की। खैर, उदाहरण नंबर 10 है नगेंद्र एंड कंपनी 1 जनवरी 2014 को एक स्थायी संपत्ति का 3 वर्ष का पट्टा 40,000 में क्रय करते हैं। प्रतिस्थापन के लिए ह्रास कोष पद्धति अपनाते हैं। 5 वर्ष का विनियोग पर ब्याज मिलना है। एक वार्षिक वृत्ति 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए वार्षिक वृत्ति इन्होंने यहाँ पर दे दी है, इतनी है, लेकिन इसे ह्रास कोष का मतलब इसे कहीं इन्वेस्टमेंट भी इसका करना है। तो आप सबसे पहले इसे गणना कर लीजिए। देखिए 40,000 में क्रय किया था तो 40,000 की आपको व्यवस्था करनी है। समझना जरा, इन्होंने कहा है कि एक
रुपए की वार्षिक वृत्ति, यानी अगर 1 रुपए की किस्त हो तो ये 11 रुपए कुछ हो जाती है। तो 11 रुपए प्राप्त करने के लिए आपको कितना जमा करना है? 1 रुपया। तो आपको 80,000 प्राप्त करने के लिए कितना करना होगा? तो ये इतना आ गया 7,000 कुछ। जरा देखें सही है क्या? हाँ सही तो है। लेकिन ये 40,000 था, यहाँ पे इन्होंने इसको 80,000 क्यों किया है? लेट मी चेक इट। बच्चों, फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे 80,000 का इन्होंने कर दिया है, तो या तो आप इसे 80,000 यहाँ कर लें तो आपका सही हो जाएगा, और या तो इसे आप 40,000 कर लें तो ये भी बदलेगा। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसे 80,000 मान लें, ठीक है? कि ये 40,000 नहीं है, 80,000 है। ओके, चलो इसे 80,000 अगर मान लिया तो फाइनली अंतर ये पड़ेगा कि आपने पहले साल जितनी किस्त आई थी उतनी आपने यहाँ ट्रांसफ़र करी, बैलेंस बचा, फिर आपने यही बैलेंस यहाँ उतार लिया। अब 1 साल के बाद इस रकम का 5%, ये 362 आ गया। इस जो इस बार की किस्त हुई वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी वही 7,239, ठीक है? अब कुल मिला के टोटल हो गया 14,840। ये 14,840 यहाँ पर आपका है इस बार का। इस पर ब्याज आएगा 742, और इस बार की किस्त आएगी वो कितनी होगी? वो होगी 7,239, ठीक है? तो 7,239 आप इसमें जोड़ेंगे, और फाइनली जो होगा वो यहाँ आएगा कितना? 80,000। तो बाकी का जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो भी आएगी रकम। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है इस सवाल में कि इन्होंने यहाँ पर सूचना ही गलत दे दी है कि विनियोगों पर 5% ब्याज जब मिलता है तो 1 रुपये का वार्षिक वृत्ति 5% की दर से 3 वर्ष में ये कितना होता है? 11.05। ये गलत दिया गया है। अगर आप टेबल देखें, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये टेबल है, और टेबल में क्या कहा गया है कि 1 रुपया जो है अगर आप किस्त जमा करते हो तो 3 वर्ष में 5% की रेट से ये 3.15 होता है, ठीक है? तो 3.15,250, ठीक है? इसको अगर आप करें 3.15,250, यहाँ पे जहाँ पे आपने ये इन्होंने सोल्यूशन में ये किया है, मैं आपको बताता हूँ। सॉरी दिस इज, तो यहाँ पर आपको जो क्या करना चाहिए, यहाँ पर पहली बात तो 80,000 नहीं 40 आएगा, 40,000, और 3.15 कुछ जो वहाँ दिया गया है उससे डिवाइड करेंगे, जो आएगी वो किस्त होगी। और जब आप उसको लेकर के यहाँ पे सवाल लगाएंगे तो ये लग जाएगा। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस सोल्यूशन। तो मैंने जैसे बताया है वैसे आप लोगों को करना है। आप क्या क्या करेंगे? आप सिंपली इसमें ये देखें कि कितनी धनराशि है। 5% की रेट से 3.15250 है, ये 3.15250। तो आपको क्या करना है? डिप्रिसिएशन निकालने के लिए, 40,000 3.15250 है, तो बस इतने से डिवाइड कीजिए। जो आएगा वो आपकी सालाना डिप्रिसिएशन की अमाउंट होगी, और वही अमाउंट यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्ट की जाए। ओके, उसी का यहाँ पर ये जो 7,200 है उसकी जगह पे वो डिप्रिसिएशन आएगी, वही बैलेंस बचेगा, वही यहाँ उतारा जाएगा, फिर उसका 5% यहाँ पर ब्याज आएगा, फिर वही अमाउंट यहाँ आएगी जिसका टोटल होगा, और फाइनली यहाँ पर भी वही रकम आएगी। तो आपका ये 40,000 यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा। 40,000 के हिसाब से ये हो सकेगा, ठीक है? तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो शायद आप समझ गए होंगे। बाकी तरीका वही है, डिप्रिसिएशन फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, इन सब में रकम बदल जाएंगे। अगर आप ट्राई कर सकें तो करें, नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन आपको पहुंचा दूंगा। अभी लेखांकन प्रमाप 6 क्या कहता है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही। जो यहाँ पे एक मेथड था वार्षिकी वृत्ति पद्धति, ये जो छूट गया था, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। स्थायी किस्त पद्धति और क्रमागत ह्रास पद्धति की एक कमी थी कि उसमें ना तो ब्याज की राशि पर ध्यान दिया गया था, और ना ही जो है जो
पैसा है वो उसकी व्यवस्था कैसे होगी जब असेट का रिप्लेसमेंट करना होगा तो उसका था, लेकिन वार्षिक वृत्ति पद्धति में ब्याज की राशि का ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ब्याज की राशि को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या करना होगा, ह्रास की गणना जो करनी होगी वो एक टेबल के माध्यम से करनी होती है। संपत्ति का मूल्य प्लस ब्याज माइनस ह्रास, इस तरह से ये कम होता रहता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पहले आप संपत्ति के मूल्य में से डिप्रिसिएशन केवल घटाते थे, लेकिन अभी क्या है कि संपत्ति के मूल्य में आप प्लस करते हैं ब्याज उसका और उसमें से माइनस करते हैं ह्रास उस पर लगने वाली। ये इन्होंने बताया है कि ये एक तरीका है इसका। वार्षिक वृत्ति सारणी इसमें आती है, उसी से आप गणना करते हैं। वो वार्षिक वृत्ति सारणी नीचे अभी आपने देखी है, वही वो सारणी है। और वार्षिक वृत्ति सारणी के लाभ ये है कि यह पद्धति वैज्ञानिक है, इसलिए क्योंकि इसमें ब्याज संबंधी तत्व को शामिल किया जाता है। यह एकमात्र विधि है जो ब्याज को शामिल करती है। ह्रास की समान राशि, इसमें ह्रास की राशि समान रहती है और संपत्ति का मूल्य यहाँ पर शून्य हो सकता है। इसकी समस्या यह है कि इसके निर्धारण में कठिनाई की कितनी डिप्रिसिएशन लगे, मरम्मत की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जाती, मेंटेनेंस की। लाभानि खाते पर भार में वृद्धि बढ़ती है क्योंकि इसमें ब्याज की राशि बढ़ती चली जाती है और इस तरह से डिप्रिसिएशन भी बढ़ता है, मतलब डिप्रिसिएशन पूरा बना रहता है। सही वित्तीय स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता क्योंकि आप लाभानि खाते पे साल दर साल डिप्रिसिएशन को दिखाते नहीं हो और संपत्ति को भी घटा के नहीं दिखाया जाता है। प्रतिस्थापन की व्यवस्था इसमें नहीं होती है जो कि ह्रास कोष पद्धति में होती है। इसकी जो कुछ एंट्रीज थी वो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले जब आप क्रय करते हैं ब्याज लगाते हैं तो असेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ इंटरेस्ट की रकम जो होगी उससे असेट डेबिट होने के कारण बढ़ जा रही है। ठीक है, उसके बाद में जो एंट्री थी वो क्या है, संपत्ति पर ह्रास लगाने पर डिप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट, ये तो सिंपल एंट्री है। ब्याज की राशि को लाभानि खाते में हस्तांतरित करने पर लॉस अकाउंट यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये यहाँ पर है इस सेंटेंस का, यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में जब ट्रांसफर करते हैं तो सॉरी ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ इनकम टू यू। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन एंट्री नंबर 5, ह्रास की राशि को लाभानि खाते में हस्तांतरित करने पर एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, बात क्लियर है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था जो आपको कल हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। एक और बात थी बच्चों, ये क्रमागत शेष पद्धति का उदाहरण नंबर 7 था। करीम लिमिटेड ने 1 लाख की मशीन खरीदी थी, ह्रास घटती हुई पद्धति से 10% की रेट से लगनी थी। इस मशीन का 30 सितंबर 2014 को एक हिस्सा था 1/5 जो दुर्घटना के कारण खराब हो गया था और इसे 5000 में बेचा गया था। ये एक पहला सवाल था जिसमें किसी मशीन का कोई एक हिस्सा खराब होता है और उसे बेचा जाता है। ठीक है, उसी तारीख को एक नई मशीन 30,000 की लागत की खरीदी गई। आपको 2012, 13 और 14 का मशीन खाता बनाना था। 31 दिसंबर को खाते बंद होते हैं ये मान करके। तो सबसे पहले इसमें जो किया गया मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। आपने 1 अप्रैल को मशीन खरीदी थी 1 लाख की, चूँकि 31 दिसंबर को खाते क्लोज होते हैं तो ये 9 महीने का समय है, तो 9 महीने की डिप्रिसिएशन लगेगी 7,500 10% की रेट से। देन बैलेंस बचा रह गया, यही बैलेंस आपने उतारा। इस साल इसी बैलेंस पे डिप्रिसिएशन आप लगाएंगे 92,500 का 10% बैलेंस बचा रह जाएगा, कितना 83,250। अब सवाल यह है कि इस 83,250 में 1/5 आप बेचेंगे सितंबर 30 को, तो 4/5 और 1/5 की हिस्सेदारी इस 83,250 में कितनी होगी। तो इसका आप 4/5 कर लीजिए 66,600 आएगा और इसी का 1/5 कर लीजिए 16,650 आएगा। 30 सितंबर को आपने इसे 5,000 का बेच दिया है, लेकिन चूंकि 30 सितंबर को बेचा है तो 1 जनवरी को इसकी कीमत 16,650 थी, तो 30 सितंबर तक का डिप्रिसिएशन लगाना होगा। 1/5 83,250 का कितना था आप पहले ही निकाल चुके हैं 16,650। 16,650 का 10% 9 महीने के लिए निकालेंगे तो 1249 आ जाएगा। ये 1249 9 महीने की डिप्रिसिएशन है 16,650 पर। और इसके बाद में इसी तारीख में आपका जो लॉस हुआ है वो कैसे पता चलेगा कि 16,650 की संपत्ति पर 1249 डिप्रिसिएशन लगाने के बाद इसे 5,000 का बेचा तो कुल मिला के लॉस हो गया 10,401। फाइनली ये संपत्ति 1/5 हिस्सा बिक चुका है, लेकिन 4/5वां हिस्सा अभी भी बाकी है। तो 31 दिसंबर को 4/5 जो है 83,250 का वो कितना है 66,600, उसका 10% 6660
और 3 महीने जो आपने नई मशीन खरीदी है 30,000 की, इस पे 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो ये 7,410 हो गया। फाइनली बैलेंसेज आपने कर लिए, कैसे किए बैलेंसेज? जो आपका 66,600 था उसमें से आपने 6,660 घटाए तो 59,940 आया, और 30,000 में से 750 घटाए तो 29,250 आया। कुल योग हो गया 89,190। और आपका इस तरह से मशीन का खाता बन गया। नीचे इन्होंने इसकी गणना करके बताई है कि 1/5 हिस्से की मशीन की लागत कैसे कैसे निकालेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 16,650 आएगा, इस पर 9 महीने का ब्याज निकाला 1249, तो बचा 15,401 कीमत। और फाइनली इसे 5,000 का बेचा तो आपका लॉस कितना हो गया? 10,401। जो मशीन का बचा हुआ हिस्सा है 66,600, इसका 10% 6,660 आपकी डिप्रिसिएशन है। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार, आपको इसे अच्छे से पढ़ देना है। तो आज के लिए गर्ल्स इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कौन कौन से करेंगे? हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें अब आप कर सकते हैं, सॉरी 32 से लेकर के 37 तक के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। स्टे होम, stay safe by following all the corona guidelines given by Ministry of Health India. So thank you so much.